20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है, जिससे इनके कपड़ों के बैक साइड पर लगा हुआ लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है, जिसे असेंट इंजन आर्मिंग स्विच कहा जाता है, और वो दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। झूठ बोला, ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद बिना हवा के। Zero, all engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. 19 जुलाई 1969 को ये स्पेसक्राफ्ट 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चांद के मैदान में पहुंच जाता है, और यहाँ पर लूनर मॉड्यूल CSM मॉड्यूल से अलग हो जाता है, डिटैच। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कोलिंस, और इस मॉड्यूल को नाम दिया गया कोलंबिया, और दूसरी तरफ लूनर मॉड्यूल का नाम था ईगल, और इसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन। जो CSM मॉड्यूल था, इसका काम था कि चांद के ऑर्बिट में ही बना रहे, सिर्फ लूनर मॉड्यूल अलग होकर चांद पर लैंड करेगा, यानी कि चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन को ही मिलेगा, और माइकल कॉलिंस को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि शायद माइकल कॉलिंस का नाम कोई इतना जानता नहीं, और वो अपोलो 11 मिशन का हिस्सा थे, और वो एक बहुत अहम किरदार निभा रहे थे, जिसमें इस मिशन के आखिर में लूनर मॉड्यूल को दोबारा CSM मॉड्यूल से अटैच होना था, और अगर वो ना होते तो चांद से वापसी का सफर मुमकिन न रहता। 8 बजे के करीब लूनर मॉड्यूल चांद पर उतरने की जब तैयारी में था, तो एक अलार्म रेज होता है। ये 1201 और 1202 अलार्म थे। बावजूद मुकम्मल ट्रेनिंग के नील आर्मस्ट्रांग इस अलार्म का मतलब नहीं जानते थे। वो मिशन कंट्रोल से राब्ता करते हैं और उनसे परमिशन मांगते हैं, जिसपे उनका कहना था कि इसको इग्नोर किया जाए और मिशन पे आगे बढ़ा जाए। इस मिशन की वापसी पे जब इसकी तहकीकात की गई, तो ये वार्निंग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ओवरलोड की थी, और कंप्यूटर इतना वेल डिजाइन था कि वो ओवरलोड होने के बावजूद भी ठीक काम करता रहा, जिसमें सिस्टम के एसेंशियल और क्रिटिकल प्रोग्राम अबॉर्ट नहीं हुए। ये डिजाइन इस तरह का था जिसमें लूनर मॉड्यूल ऑटोमेटिक लैंडिंग करने वाला था चांद पर, और करीब 150 मीटर की हाइट पर नील आर्मस्ट्रांग ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि उनको चांद की सरफेस पे जिस जगह ये लैंड हो रहा था बड़े बड़े पत्थर नजर आए, तो तयशुदा जगह से ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर लैंड हुआ। यहाँ पर एक नई मुश्किल सामने आती है। टाइम है 8:16, और बज ऑल्ड्रिन देखते हैं कि फ्यूल का इंडिकेटर सिर्फ 5% रीडिंग दे रहा है। इतने कम ईंधन को देखकर मिशन कंट्रोल, जो कि जमीन से ऑपरेट कर रहा था, एक काउंटडाउन दे देता है, जिसमें तय किया कि अगर देरी होती है तो इस मिशन को लैंड किए बगैर ही अबॉर्ट कर दिया जाए। इस काउंटडाउन के खत्म होने में जब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे, तो नील आर्मस्ट्रांग जमीन पर एक मैसेज भेजते हैं कि वो चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं। उनके इस मिशन को 65 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग के पीछे बज ऑल्ड्रिन भी चांद पर उतरते हैं, और अगले 2 से 2.5 घंटों तक अपना वक्त गुजारते हैं। कुछ मिट्टी के और पत्थरों के नमूने इकट्ठे करते हैं, और वापसी जाने के इंस्ट्रूमेंट भी सेट करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में एक टेलीविजन कैमरा सेटअप होता है, जो कि जमीन पर सिग्नल भेज सके। एक और इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं अपने साथ, जिससे कि ये सोलर विंड को मेजर करना चाह रहे, और तो और एक ऐसा आला जिस पर ये जमीन पर भेजी जाने वाली लेजर बीम को मेजर कर सके, और इन लेजर बीम्स के जरिए मुस्तकबिल में एग्जैक्ट डिस्टेंस को बताया जाना मकसूद था। फिर एक पैसिव साइजोमीटर है, ये चौथा इंस्ट्रूमेंट है, जो चांद पर होने वाले मून क्वेक्स को, जैसे जमीन पे अर्थ क्वेक्स होते हैं, उसको मेजर कर सके। टोटल में ये 23 किलो पत्थर और मिट्टी के सैंपल इकट्ठे करते हैं, और पीछे छोड़ जाते हैं एक अमेरिकन फ्लैग, और एक प्लेट छोड़ जाते हैं याददाश्त की, जिसपे लिखा होता है जमीन से आए हुए इंसानों का पहला कदम चांद पर, जुलाई 1969 AD। लूनर मॉड्यूल को तकरीबन 21 घंटे तक चांद पर रहना था। इसके बाद इसे वापस ऊपर जाकर CSM मॉड्यूल के साथ अटैच होना था, और ऊपर जाने के लिए दोबारा से इंजन ऑन करना था, और प्रोपल्शन एक कुव्वत की जरूरत थी। और दोनों एस्ट्रोनॉट इस बात से बेखबर थे कि इस इंजन को ऑन करने के लिए जो स्विच है वो टूट चुका है, जिसका जिक्र मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में किया था। बाद में ये मिशन कंट्रोल को अपने इस नुकसान के बारे में आगाह करते हैं, और यहाँ पर फिर से वो एक दफा किस्मत भरोसे आ जाते हैं। पर नील आर्मस्ट्रांग अपना दिमाग लड़ाते हैं और सोचते हैं स्विच जो है वो सर्किट को जोड़ने का काम करता है, और यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग के दिमाग में आइडिया आता है कि कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए जिससे ये सर्किट कंप्लीट हो सके। और यकीन माने, वहाँ पर एक बॉल पॉइंट जो स्पेशली डिजाइन थी इस मिशन के लिए, वो इस्तेमाल की गई इस सर्किट को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि उसका बाहरी खोल धात का बना हुआ था। इसके बाद ये लूनर मॉड्यूल CS मॉड्यूल से वापस जाके मिल जाता है, और वो स्पेसशिप का रुख वापस जमीन की तरफ मोड़ देते हैं। वापसी के इस सफर के डिजाइन में कमांड मॉड्यूल और सर्विस
सर्विस मॉड्यूल को डिटैच होना था। इसमें भी एक पेचीदगी थी। जब सर्विस मॉड्यूल ने अलहदा होना था तो जमीन के एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन के इसका टुकड़ों में बट जाने का खदशा था, जिसकी वजह से कमांड मॉड्यूल को छोटे छोटे प्रोपेलर्स दिए गए। किसी एक्सीडेंट के नतीजा में तमाम एस्ट्रोनॉट्स मारे जा सकते थे। एस्ट्रोनॉट्स के मरने का रिस्क इतना ज्यादा था कि यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने एक अल्टरनेट स्पीच तैयार कर रखी थी इन केस ये एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते। जस्ट इमेजिन, एक अल्टरनेट स्पीच, और इसमें लिखा था, फेट हैज ऑर्डेन्ड दैट द मैन हु वेंट टू द मून to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, now there is no hope for their recovery. These two men are laying down their lives in mankind's most noble goal, the research for truth and understanding. लेकिन thankfully ऐसा होता नहीं। अब जब सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल की डिटैचमेंट का वक्त आता है तो यहाँ पर कमांड मॉड्यूल के प्रोपेलर फेल हो जाते और एस्ट्रोनॉट्स विंडोज से देखते हैं कि सर्विस मॉड्यूल के टुकड़े टूटकर उनकी तरफ आ रहे हैं। पर यहाँ पर किस्मत एक दफा फिर साथ देती है और हैरत अंगेज तौर पर कमांड मॉड्यूल सेफली जमीन की तरफ लैंड करता है। एटमॉस्फेयर में आते ही ये पैराशूट डिप्लॉय करता है और फिर समुद्र में लैंड कर जाता है। तीनों एस्ट्रोनॉट जिंदा और सही सलामत जमीन पर पहुंच जाते हैं। समुद्र में इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू शिप्स की मदद से इवैक्यूएट कर लिया जाता है। हालांकि इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें अनप्लान्ड चैलेंजेस के तौर पर एस्ट्रोनॉट के सामने आई, पर किस्मत ने साथ दिया और कुछ समझदारी के फैसले किए इन्होंने, जिसकी वजह से ये मिशन सक्सेसफुली मुमकिन हो सका। इसके बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन किया गया क्योंकि इस चीज का शुबा था कि चांस पर कोई पैथोजिन या कुछ ऐसे वायरस या कुछ बैक्टीरिया इनकी बॉडी के साथ जमीन पर वापस आ गए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद अपोलो 11 की ये खबर दुनिया भर के अखबारों की जीनत बनती है। जो यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा था कि हम इस दहाई के खत्म होने तक इंसानों को चांद पर लैंड करवा दें, और नासा ने अपोलो 11 में इसको करके दिखा दिया। In 1969, the public had little reason to question mankind's historic first step on the moon. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy. America had finally won the space race. लेकिन कितने ही चांस की बात है कि 1970 में ये डिकेड खत्म हो जाता और एक साल पहले अमेरिका 1969 में मून तक पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोल्ड वॉर में अपना एडवांटेज दिखाने के लिए अमेरिका ने ये एक फेक मून लैंडिंग का ऑपरेशन लॉन्च किया, कहीं एक्चुअल में उनका मिशन फेल हो गया हो और ये जो दिखाया जा रहा था ये कोई बैकअप प्लान हो। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल अमंग दोस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो चांद पे फेक लैंडिंग के बारे में बनाई जाती रही हैं। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कई बार डिबंक की जा चुकी है। अगर अमेरिका की तरफ से ये एक फर्जी अटेम्प्ट होता तो सोवियत इसको कभी एग्री ना करता। 1970 एंड 1979 के बीच में एक ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुआ। उसके 3rd एडिशन में पहली बार इस मून लैंडिंग को एक फैक्चुअल चीज बताया गया। स्पेस एज का ये 3rd हिस्टोरिक इवेंट था जो अपोलो लैंडिंग की शक्ल में इंसान का पहला कदम चांद पे था और इसे सोवियत आर्टिकल्स में एक्सेप्ट किया गया। फर्स्ट इवेंट जैसे कि मैंने आपको बताया स्पुतनिक की लॉन्च थी 1957। 1961 में यूरी गगारिन की फ्लाइट दूसरा इवेंट था और ये मून लैंडिंग 3rd इवेंट 1969 20 जुलाई। और सोवियत यूनियन ने एक्चुअली इस चीज को एक्नॉलेज किया। लेकिन झंडे का क्या? हम जानते हैं कि चांद पर कोई हवा नहीं है और ये झंडा वेव क्यों कर रहा है? बट गौर करें आपको झंडा सिर्फ तब लहराता नजर आ रहा है जिस दौरान एस्ट्रोनॉट इसको इम्प्लांट कर रहे थे और एस्ट्रोनॉट के जो सूट्स हैं वो भी आप देखेंगे काफी ब्राइट होना शुरू हो गए। एक और थ्योरी में कहा गया कि यहाँ पे मल्टी शैडो रेंज देखने को मिल रहा है। और थ्योरी में क्वेश्चन रेज किया गया कि जो बस ऑल्ड्रिन की फोटो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ली थी उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ में कैमरा नहीं है। दिसंबर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक अनाउंसमेंट किया, नासा का बजट बढ़ाएंगे और एस्ट्रोनॉट को दोबारा से चांद पर भेजा जाएगा।